जो बिना कैंसर वाली ग्रोथ होती है उसी को BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट की ग्रोथ जो कि बिनाइन है, बिना कैंसर की है, उसको BPH बोला जाता है। प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी ख़राब होती है। जैसे रात में बार बार जाना पड़ रहा है उठने के कारण से, तो नींद ख़राब होती है। आपके दिन भर कभी भी यूरिन की इच्छा हुई तुरंत भागना पड़ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, तो आप सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकलने से डरते हैं, बस में बैठने से डरते हैं, बस में बैठेंगे तुरंत यूरिन आएगा तो बस वाला रोकेगा नहीं, बाहर जाएंगे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे इश्यूज़ के कारण से पेशेंट थोड़ा सा सोसाइटी से बाहर हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज से स्ट्रेस बढ़ सकता है। प्रोस्टेट में यूजुअली जिन्होंने भी पहले टाइम से ट्रीटमेंट करवाया है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर से मिलें। Hello and welcome to Urology Unplugged, your trusted source for breaking down urological health topics in a way that's easy to understand and actionable. I'm your host Ajay Singh, and today we are focusing on the topic benign prostatic hyperplasia or BPH, a condition that affects millions of men but it's often misunderstood. We are joined today by a stegmist expert, Dr. Rohit Pratap Singh. नमस्कार अजय जी। He is an expert and consultant urologist. Dr. Singh, thank you for being here. थैंक यू अजय जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और आपके माध्यम से आम जनता तक हम प्रोस्टेट के बारे में ये अपना परामर्श दे सकें, आम जनता को हम प्रोस्टेट के बारे में समझा सकें। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके द्वारा और आपकी चैनल के द्वारा। थैंक यू। So, डॉक्टर सिंह, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। BPH वास्तव में होता क्यों है, होता क्या है, और ये हमारे लिसनर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली प्रोस्टेट को आम जनता ने बीमारी मान रखा है। ये बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट एक नॉर्मल अंग है जो हर पुरुष में देखने को मिलता है। ये अंग पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते के बीच पाया जाता है। इसकी जब ग्रोथ होती है वो दो तरीके से हो सकती है, कैंसर वाली, बिना कैंसर वाली। जो बिना कैंसर वाली ग्रोथ होती है उसी को BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट की ग्रोथ जो कि बिनाइन है, बिना कैंसर की है, उसको BPH बोला जाता है। अगर ये पेशाब में दिक्कत देती है तो इसका इलाज की जरूरत होती है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल अंग है शरीर का जो कि उम्र के साथ बाकी अंगों की तरह ग्रो करता है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो BPH है वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखने के बाद में एक पेशेंट को या किसी व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए? यूजुअली जो अपने यूरिन से रिलेटेड सिम्टम होते हैं, जैसे पेशाब धीरे धीरे आना, पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब करने की इच्छा होते ही तुरंत भाग के जाना या कपड़ों में पेशाब का एक दो बूंद निकल जाना, यूरिन करने के बाद भी ऐसी इच्छा बनी रहना कि मुझे वापस यूरिन आएगा, रात को सोने के बाद यूरिन की वजह से बार बार उठना, ये पेशाब में खून आना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब सिम्टम्स हैं जो किसी भी यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज़ के कारण हो सकता है, जिनमें से प्रोस्टेट की बढ़त, प्रोस्टेट की ग्रोथ एक कारण होती है। अगर ऐसे कोई कारण किसी पेशेंट, ऐसे कोई सिम्टम्स किसी पेशेंट को होते हैं तो उसमें उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ पे हम BPH की बात करते हैं वहाँ पे कुछ मिथ भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ मिथ हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट मिथ यह है कि ये केवल ओल्डर पर्सन्स को होता है। जी, प्रोस्टेट एक अंग है जो आदमियों में पाया जाता है। जैसे बच्चेदानी औरतों में होती है, ऐसे प्रोस्टेट आदमियों में पाया जाता है, तो ये होगा सिर्फ आदमियों में। अब इसकी ग्रोथ होता ये अंग बचपन से है, एक एज के बाद इसकी ग्रोथ होने चालू होती है। यूजुअली 40 के बाद इसकी ग्रोथ होती है। तो 40 के बाद का सेगमेंट ऐसा है जिसमें आपको प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज होने की संभावना है। यूजुअली इसके सिम्टम्स ओल्ड एज में होते हैं, बट 40 मतलब मिडिल एज के बाद कभी भी हो सकता है, और 90 की एज तक लगभग सभी आदमियों में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक मिथ ये भी है कि इसका केवल एकमात्र उपाय है वो सर्जरी। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रोस्टेट अगर बढ़ के दिक्कत दे रहा है, यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज कर रहा है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेके दवाइयों से होते हुए लास्ट सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स दवाई पे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही सही हो जाते हैं। अच्छा, एक और मिथ है जो बहुत पॉपुलर है, वो ये है कि ज़्यादा पानी पीने से इसको हटाया जा सकता है। नहीं, इस चीज़ को समझें। जैसे
गेट होता है, कमरे से बाहर निकलने का गेट है, उस गेट से बाहर निकलने के लिए, बंद गेट से बाहर निकलने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो गेट को खोला जाए या गेट को तोड़ा जाए। वैसे ही अगर ये गेट बंद है, पेशाब के रास्ते में प्रोस्टेट ने बढ़त करके गेट बंद कर रखा है, तो उसके अपने पास दो ही तरीके होते हैं, या तो गेट खोला जाए या गेट को तोड़ा जाए। तोड़ा जाए मतलब सर्जरी करी जाए, गेट खोला जाए मतलब किसी दवा की मदद से उस गेट को खोला जाए। तो पानी पीने से आपकी प्रोस्टेट नहीं हटेगी, वो एक अंग है शरीर का जो कि वहाँ रहेगा। अगर वो सिम्टम्स दे रहा है तो हमें उसका इलाज लेना पड़ेगा। पानी पीने से कभी कभी इसके सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं एक्सेसिव पानी पीने से। जैसे आपने वर्ड्स की बात की, तो एक मिथ और आता है कि जैसे स्ट्रेस अगर किसी को हो जाता है तो इसके सिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस यस। एक्चुअली क्या है, इस जो प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी ख़राब होती है। जैसे रात में बार बार जाना पड़ रहा है उठने के कारण से, तो नींद ख़राब होती है। आपके दिन भर कभी भी यूरिन की इच्छा हुई तुरंत भागना पड़ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, तो आप सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकलने से डरते हैं, बस में बैठने से डरते हैं। बस में बैठेंगे तुरंत यूरिन आएगा तो बस वाला रोकेगा नहीं, बाहर जाएंगे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे इश्यूज़ के कारण से पेशेंट थोड़ा सा सोसाइटी से बाहर हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज से स्ट्रेस बढ़ सकता है, और पेशेंट इस स्ट्रेस में है कि मुझे बार बार जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें एग्रेवेट करती हैं। अदरवाइज स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोस्टेट से रिलेशन नहीं है, उसके सिम्टम्स से रिलेशन जरूर है। उसके सिम्टम्स से ही रिलेशन करता है। ऐसे कुछ और मिथ जो आप सुनते हैं लोगों से? दो तीन तरह के मिथ्स हैं जो पेशेंट्स में हैं, और वो थोड़े से गलत हैं। पहला कि अगर एक बार प्रोस्टेट को ऑपरेशन करवा दिया तो बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्टेट की सर्जरी डायरेक्टली बहुत कम केसेस में इंडिकेटेड होती है। यूजुअली पहले प्रोस्टेट की दवा चलती है। अगर दवाओं से आराम नहीं आता है या ऐसे इंडिकेशंस बनते हैं जिनमें हमें प्रोस्टेट को ऑपरेट करना पड़े, तो ही ऑपरेट किया जाता है, पहली बात तो। और अगर प्रोस्टेट को एक बार ऑपरेट करते हैं तो यूजुअली वापस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड मिथ पेशेंट्स में ये रहता है कि अगर एक बार छिड़वा दिया तो वो फैल जाएगा। कैंसर जो होता है उसकी फैलने की प्रवृत्ति होती है, ये कैंसर नहीं है, ये बिनाइन ग्रोथ है, बिना कैंसर वाली ग्रोथ है। इसमें फैलने वाला तो कोई इशू उठता ही नहीं है। और जो कैंसर्स भी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता आपने छेड़ा तो उससे फैल जाएगा। कैंसर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनका नेचर ऐसा है कि वो फैलेंगे, उनका छेड़ने नहीं छेड़ने से कोई लेना देना नहीं होता। और बाकी ये जो BPH है, BPH तो बिना कैंसर की ग्रोथ है, जिसमें कोई छेड़ने से असर नहीं पड़ता है। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो BPH है वो डे टू डे लाइफ को कैसे चेंज कर देता है, और जो जिन पर्सन्स के ये हुआ है मैन को, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है? जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे मैंने अभी बताया, जिनकी भी BPH वाले सिम्टम्स हैं पेशेंट्स को, उनमें बार बार यूरिन जाना, जाते जाते कपड़ों में निकलने की संभावना होना, यूरिन करने में जोर लगाना या ज़्यादा टाइम लगना, रात में बार बार उठना, तो इससे उनकी नाइट स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। सोशली कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको बार बार जाना पड़ रहा है या कपड़ों में निकलने की संभावना हो रही है। बस में या किसी में ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने में उनको दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी उनकी ख़राब होती है। किसी काम में है जहाँ पे उनको 2-3 घंटे आप टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इस तरह से थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। बट प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट इतने अच्छे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है अगर आप टाइम से और प्रॉपर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लें तो। आपने ट्रीटमेंट की बात कही, वहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसी पेशेंट से कैसे एक बेस्ट अप्रोच करते हैं? जी देखिए, हर पेशेंट अलग अलग होता है, सबके सिम्टम्स के हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक सिंगल ट्रीटमेंट सभी पेशेंट्स में नहीं लग सकता। तो यूजुअली प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है, जिसमें प्रोस्टेट दिक्कत दे रहा है, उनमें यूजुअली कंजर्वेटिव मतलब दवाओं से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रेस्पॉन्स आ जाता है। जिन पेशेंट्स में दवाई से असर नहीं आ रहा क्या, या उनकी ऐसी इंडिकेशन बन रही है कि इनमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, उन्हीं में ऑपरेशन का सजेशन रहता है। अच्छा, उन्हीं में ऑपरेशन का सजेशन रहता है। तो सर हमने सिम्टम्स की बात कर ली, ट्रीटमेंट की बात कर ली, एक उसके और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं BPH के? देखिए, सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है अपने पास यूरिनरी सिम्टम लेके, मिनिमल सिम्टम्स हैं उसको, तो हमें उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाते हैं। जैसे किसी को तकलीफ है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, पानी पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ रहा है, रात की नींद खराब हो रही है, तो हमें उसको शाम के समय में फ्लूइड इंटेक कम कर देंगे।
अगर वो अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल से एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। चाय कॉफ़ी वगैरह उनको हमें कम करना है, स्पाइसेस ये कम करना है। तो इस हिसाब से हम उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके बाद भी अगर उसको सिम्टम्स में आराम नहीं मिलता है या उनके सिम्टम्स ज़्यादा हैं जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, तो उनमें हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन से भी किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसमें सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। सर्जिकल में भी हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, मिनिमल इन्वेजिव होता है और बाय सर्जरी, ओपन सर्जरी, ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं। यूजुअली दूरबीन से ही ऑपरेशन हो जाता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं दूरबीन के और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया है दूरबीन से ऑपरेशन करते हुए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिन पेशेंट्स में दूरबीन से संभव नहीं हो पाता उनमें हमें चीरा लगा के भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। दूरबीन से हो जाता है और बहुत अच्छी रिकवरी है। 2-3 दिन में पेशेंट आराम से बढ़िया अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ को वापस एंजॉय करने लगता है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी स्टोरी जो अर्ली डायग्नोस की वजह से पेशेंट ठीक हुआ हो, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको अगर टाइम से ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। किसी भी बीमारी में अगर हम बीमारी को टाइम से पकड़ लेते हैं और टाइम से पेशेंट उसका इलाज कर लेता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे जैसे इलाज डिले होता है तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं जितना हम अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर पाएँ। प्रोस्टेट में यूजुअली जिन्होंने भी पहले टाइम से ट्रीटमेंट करवाया है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। एक शेयर करना चाहूँगा, एक पेशेंट था 40s में, उसकी लाइफ के 40s में था। वो 2-3 बार यूरिन रिटेन करके, यूरिन रुकने के कारण से हॉस्पिटल्स में, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ। यूरिन की नली लगवाता, वापस चल जाता, फिर अगली बार आता, यूरिन नली लगवाता, वापस चल जाता। ऐसा उसने 3-4 बार किया। फिर वो मुझे आके मिला। इस बीच में उसने कहीं पे भी कुछ इलाज नहीं लिया और जब मैंने चेक किया तो उसको कैंसर हो चुका था और वो ऑलरेडी फैल चुका था। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें यूरिनरी इश्यूज़ हो रहे हैं और रिकरेंट हो रहे हैं तो उनको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपना टाइम से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अदरवाइज़ इश्यूज़ हो सकते हैं। और उस पेशेंट का अभी अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी मेटास्टेटिक था, ऑलरेडी फैला हुआ कैंसर था, उसकी फैमिली में हिस्ट्री थी कैंसर की, उसके बावजूद अभी ठीक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी सर्वाइव कर रहा है पेशेंट। अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो अर्ली डायग्नोस मैटर करता है कहीं ना कहीं कि आपको पता होना चाहिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बीपीएच के बारे में हमें इतनी राय दी, ऐसा कोई एक्शनेबल ट्रीटमेंट या फिर एक्शनेबल एडवाइस जो कि बीपीएच की से हमें बचाया जा सके, उससे क्योर किया जा सके और जो बीपीएच के पेशेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो? देखिए, प्रोस्टेट जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल अंग है शरीर का जो उम्र के साथ बढ़ता है और ये सभी में बढ़ेगा। किसी के थोड़ा सा जल्दी बढ़ता है, किसी के बाद में बढ़ता है और उससे यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। प्रोस्टेट की ग्रोथ को हम एज सच रोक नहीं सकते, जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे प्रोस्टेट बढ़ेगा। इनके जो इश्यूज सिम्टम्स होते हैं हम उन सिम्टम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हमारी डेली हैबिट्स को चेंज करके। जैसे मैंने पहले भी बताया, यूरिन के जो इश्यूज़ हैं प्रोस्टेट पेशेंट्स में, बार बार यूरिन आना, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना, ये सब चीज़ रहती है। तुरंत यूरिन करने की इच्छा होना, तुरंत भागने की इच्छा होना। तो ऐसे में पेशेंट्स का फ्लूइड इनटेक, अगर वो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक लेंगे तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो उनको उनके वजन के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से फ्लूइड हम लोग एडवाइस करते हैं कितना उनको फ्लूइड लेना चाहिए। सेकंड, अल्कोहल जितने भी हैं वो यूरिन ज़्यादा बनाते हैं, तो उनको, ऐसे पेशेंट्स जिनमें यूरिनरी इश्यूज़ हो रहे हैं उनको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए या मिनिमाइज़ करना चाहिए। इसी तरह से चाय कॉफ़ी वगैरह ये भी यूरिन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो रात में बार बार उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए। एटलीस्ट उनको शाम के समय सोने से 6 घंटे पहले अपना चाय कॉफ़ी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसेस को कम करना चाहिए और रात को सोने से पहले एटलीस्ट खाना खाने से 3 से 4 घंटे का गैप आपका सोने का होना चाहिए। मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो 6 बजे के आसपास अपना मील ले लें, जो भी पानी वानी पीना है उसके बाद पी लें। उसके बाद अगर गला नहीं सूखता है, कोई और दवा नहीं लेनी है, जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ्लूइड इनटेक को सोने से पहले वो करके सोएं और सोने से पहले यूरिन करके सोएं, तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है पेशेंट्स को। और अगर यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज़ पेशेंट्स को लगातार हो रहे हैं तो उसको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो सर जैसे कि हमने देखा कि आपकी डिग्री है MBBS, MS एंड MCH, तो इसका मतलब क्या है? जी, एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का जो फर्स्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है उसको MBBS बोला जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MS होता है, MS जनरल सर्जरी।
उसके बाद सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है, वो होती है MCH यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो मेरी वही डिग्री है, मैंने सुपर स्पेशलिटी करा हुआ है। ये लगभग आपके 11-12 साल का ड्यूरेशन होता है प्रैक्टिस करते हुए, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। और ये जो डॉक्टर्स होते हैं MCH यूरोलॉजी, ये स्पेसिफिकली किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, टेस्टिस, पेनिस, इनसे डील करते हैं। अगर हिंदी में समझाएं इनको, किडनी और किडनी से यूरिन निकलने का जो पूरा रास्ता है, किडनी, पेशाब की नली, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, टेस्टिस, इनका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो जो BPH वाले पेशेंट्स होते हैं, प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं, स्टोन के पेशेंट्स हैं, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब की थैली कैंसर, टेस्टिस के कैंसर, मेल इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपना उपचार कराना चाहिए। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा, कि जो BPS से डील कर रहे हैं जो पेशेंट, उनके लिए आपकी क्या राय है? जो पेशेंट्स BPH के सिम्टम्स से परेशान हैं या जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को पहले ये विश्वास रखना पड़ेगा कि इसका इलाज है। बहुत वैरायटी ऑफ इलाज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर से मिलें। यूरोलॉजी जो प्रैक्टिस करते हैं यूरोलॉजिस्ट, वो इसके स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं जो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करते हैं। आप उनसे मिलें, घबराएं नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसका ट्रीटमेंट टाइम से लें, टाइम से लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं प्रोस्टेट के। यही आप फॉलो करें और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डॉक्टर्स बताते हैं उनको फॉलो करें। जी, थैंक यू फॉर सर, आपने हमको ज्वाइन किया और आपकी इतनी प्रैक्टिकल और इतनी एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर हमारे लिसनर्स को फ़ायदा देगी। आपको अगर ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल यूरोलॉजी अनप्लग्ड को साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको दे पाएँ अच्छी से अच्छी एडवाइस।